हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। जस्ट ए सेक, मेरा पेन कौन चुरा ले गया? somebody took my pen away. somebody मतलब बेटी छोटी स्टूडियो में आ जाती है, she takes almost everything she gets. पूछ के आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मिल गया, नहीं था, बस इधर से उधर रख दिया था। ठीक है। ऑल राइट, सो चलिए सफर की शुरुआत की जाए आज के क्लास की। और वी हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, कौन कौन से सवालों का ना वो क्या गायब था, चित्र गायब था, पता ना? वो चित्र आ गए हैं आज। 6, 14, 18, 21। हाँ, 6, 14, 18, 21। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है चालू का एलसीएम निकाल डालें। सच में मेरा दिमाग एलसीएम के बारे में सोचने लगा। कितना एलसीएम बता इसका? गणित का टीचर होने का यही नुकसान होता है, व्हेनेवर आई सी नंबर्स आई डू समथिंग। कुछ तो कर देता हूं मैं। आई डू समथिंग। जैसे ये नंबर देख के ऐसा नहीं महसूस हुआ कि एलसीएम निकालने वाले नंबर हैं, मुझे तो महसूस हुआ कि एलसीएम निकालने वाले नंबर्स हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं यार, 6 पे जाते हैं। हाँ, गया चित्र। ठीक है, अब तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको सीडी की लंबाई बतानी है। यू हैव टू टेल द लेंथ ऑफ सीडी। क्या क्या दिया हुआ है आपको? ए बी दिया हुआ है, आपको बी डी दिया हुआ है, आपको ए सी दिया हुआ है। सीडी निकालना है, कैसे निकलेगा सीडी? एनीबॉडी? व्हाट विल बी सीडी? और सवाल है कुड बी, इट्स नॉट लाइक कोई फिक्स नंबर। कुड बी मतलब पॉसिबल नंबर, राइट? सो नो पाइथागोरस, नो पाइथागोरस। एडी परपेंडिकुलर कहाँ दिया हुआ है? कहीं लिखा नहीं हुआ कुछ। तो हमें करना क्या पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ एक्चुअली सवाल क्या है। सवाल सिंपल सा ये है कि पहले आप इसको x मानिए, और x मानने के बाद आपको पता है कि ये जो 2 प्लस एक्स की वैल्यू होगी, जो कि थर्ड साइड है, विच इज थर्ड साइड, ये इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी 5 से बड़ा होगा, और इन दोनों के सम से छोटा होगा। तो यहाँ जो आपकी 2 प्लस एक्स की वैल्यू है, हमें सी डी की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हो आप, तो वो 3 से लेके 15 के बीच में होगी। एक्स की वैल्यू 3 से 15 के बीच में होगी, और वो आंसर है सिर्फ 8। तो ये सवाल ऐसे होगा, 8 इज द ओनली। ऐसा नहीं कि यही एक संभव वैल्यू है, और भी बहुत सारी संभव वैल्यू हो सकती हैं। 3 से 15 रेंज हो सकती है एक्स की, बट उस रेंज में ऑप्शन में एक ही वैल्यू है ना, 3 माने 3। तो यू हैव टू लुक एट द ऑप्शन एंड सी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। 16 पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट मेथड? अरे यार अंकित, कौन सा नेक्स्ट मेथड? ऑटो मोड से बाहर आओ, मैनुअल मोड में आ जाओ। तुम सोच रहे हो कि बिना ऑप्शन देखे सारे सवाल कैसे लगाएं? है, बिना ऑप्शन देखे सवाल नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक ऑप्शन जो रेंज में होगा वही सिलेक्ट करना होगा। 3 कहां से आया? जो 2 प्लस एक्स था वो समझ में आया। अब 2 प्लस एक्स में हर जगह 2 2 घटा दो। अगर ऑप्शन में 2 वैल्यू हो तो वर्षा जी, आपके एग्जाम में क्या 2 ऑप्शन सही होते हैं? आपने कहा मैं 9 भी ऑप्शन में रखूंगा। ऐसे कंटेंट डेवलपर को नौकरी से निकाल देना चाहिए। 2 ऑप्शन जब सही नहीं होते हैं एग्जाम में, तो 2 ऑप्शन आप कैसे दे सकते हो? 7 होता तो वहां बिलखते, चिल्लाते, रोते, बाहर आ जाते, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हैं। फिर लगाएं कौन सा? एटलीस्ट इतना तो एज्यूम करोगे कि जो पेपर बना के तुम्हें देगा उसको इतनी तमीज होगी कि वो एक ही आंसर सही देगा।
अगर वो 2 आंसर सही देगा तो उसका नंबर सबको मिलेगा, फिर वो सवाल गलत काउंट होगा। तुम लोग मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हो कि 2 सही ऑप्शन होंगे तो बताओ कौन सा वाला लगाएंगे? ये कौन सी बात है? 2 सही ऑप्शन होंगे तो बताओ सर इसमें कौन सा वाला सही होगा? अरे 2 सही है तो 2 सही है, मैं क्या कर लूं? एक्स की रेंज आ गई 3 से 15, तो इसके बीच के जितने भी नंबर है वो सही हो सकते हैं। कुड बी की बात हो रही है। अब ये उनकी समस्या है कि वो एक ही वैल्यू दें ऐसी, वरना मैं कितने ऑप्शन लगाऊंगा? हाँ जी, समझे कि नहीं? अब आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ू कि और कुछ पूछना है? हाँ जी, 7वां सवाल हो गया था। 6 के बाद 14। ये चित्र है जो उस दिन नहीं था, आज है। एडी तुम्हारा एई के बराबर है। सीडी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया एसीबी का, यानी ये एंगल बराबर हो गया। देखिए ये जो होता है, हाँ ये सवाल जो पूछ रहे हो आप यहाँ पर कि ये एक्स कैसे हो गया। देखिए कोई भी अगर ऐसी इनइक्वालिटी होती है, इसमें आप हर जगह 2 2 घटा दो ना, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, क्योंकि मुझे एक्स ही निकालना है ना। तो 2 तो सब में घटा लो, ये एक्स बच जाएगा, तो एक्स 3 से 15 होगा। ठीक है, या तो ये एंगल ना बहुत छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो। ये एंगल कितना हो गया? 50 डिग्री। एडी आपका एई के बराबर है। सीडी हमारा क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एसीबी का। एसीबी का आपको थीटा एंगल बताना है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब आप कहोगे ये वाला अगर थीटा मुझे निकालना है, तो बेटा देखो एक चीज जो कि मैं 1 2 बार बता चुका हूं, बट फिर भी रिपीट कर देता हूं कि त्रिभुज में एक थ्योरम होता है और उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। राइट, कि भाई ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला कोण इन दोनों कोणों का सम होता है। मैं इसको बोलूंगा ए बी सी, और अगर मैं इसको डी बोल दूं तो हम कहते हैं कि जो एसीडी एंगल होता है, ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाता है इनका। बहुत आसान है प्रूफ करना, क्योंकि ये अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 180 माइनस ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा सिंपली ए प्लस बी। इसलिए इसको एज ए नियम ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल इन दोनों का सम होता है। तो अब मुझे देखो, अगर ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो नेचुरली आप कहोगे कि ये अगर ये मिल जाए और ये मिल जाए तो निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वही तो थीटा है। यस, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अब एक चीज देखो, ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं, मान लिया कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है, जरा इस बात को बहुत गौर से देखना। ये अल्फा और अल्फा अगर मुझे मिले तो ये एंगल क्या होगा तुम्हारा? क्या ये 50 प्लस अल्फा हो जाएगा? यस, ये एंगल 50 प्लस अल्फा होगा, क्योंकि ये इस वाले त्रिभुज में एक्सटीरियर बन जाएगा। इस वाले त्रिभुज का वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 50 प्लस अल्फा हो गया। अच्छा, ये अगर 50 प्लस अल्फा हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप लोगों को ये भी पता है कि भाई अगर मेरे पास कोई ऐसा त्रिभुज मिले जिस त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये दोनों इक्वल हो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है आज। हमारे घर में सब बीमार है, पेट में कुछ हो गया सबको, सम इन्फेक्शन में भी, फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या हुआ भगवान जाने। तो पहले घर में लोग परेशान हुए, हमको लग रहा था हम बच गए, आज मैं भी फंस गया हूं इस जाल में। ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट पेन। यार वही हम भी सोच रहे हैं, क्या खाए थे, तो ऐसा कुछ पता चल नहीं पाया है। सीआईडी वालों को लगाया है मैंने, पता करो। ठीक है, दया और अभिजीत और प्रद्युमन लगे हैं, बताएंगे वो कुछ। हाजमूला खाए थे, कुछ नहीं हुआ फायदा। पानी इसलिए तो पी रहे हैं लगातार, देखो, और नाम पानी लेके क्लास में यूजुअली नहीं बैठते हैं। मेरी आदत नहीं पानी वानी पीने की लगातार, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट अभी पीना पड़ रहा है। ओके, एनीवे लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो आपको बताओगे कि भाई अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो ये हमारा थीटा और ये हमारा थीटा बनेगा। ओके, ये थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, इक्वल एंगल्स होते हैं। तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूं कि ये अगर 50 प्लस अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल भी 50 प्लस अल्फा बन जाएगा। यस और नो? तो लिखो इसको कि ये वाला एंगल हमारा 50 प्लस अल्फा हो गया। ये अगर 50 प्लस अल्फा हो गया तो ये कितना हो गया? 130 माइनस अल्फा हो गया। हुआ? यस।
थीटा की वैल्यू क्या हो गई 130 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। कौन कह रहा है नारफ्लॉक्स टीजर ले लो बेटा, एंटीबायोटिक्स को कभी ऐसा नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का नाम सुने हो? लोग इतने एंटीबायोटिक खाते हैं कि लोगों को रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, एक एंटीबायोटिक दोबारा काम करती नहीं है, और फिर क्या होता है कि एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ती है। तो देयर इज अ पॉइंट, लोग बोल रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एंड दैट विल बी वेरी डेंजरस। इसे नेवर टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। ओके, थीटा 130 आ गया, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल हुआ ना, इन दोनों के टोटल में अल्फा कट गया, राइट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? तो ये सवाल 2 बार एक्सटीरियर यूज करने से हो गया। मैंने कहा ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा है तो 50 प्लस अल्फा होगा, ये भी 50 प्लस अल्फा होगा, और ये 50 प्लस अल्फा हुआ तो 180 में 50 प्लस अल्फा घटाओगे 130 माइनस अल्फा बन गया ये। अब ये 130 माइनस अल्फा में लाएंगे तो 130 मिल गया थीटा। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन, 130 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी, चलिए 6 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 18 पे आ जाते हैं। ये सवाल, एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें बीडी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, यानी एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर भी हो गया। अगर साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एज शोन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जरा बहुत गौर से देखिएगा, ये छोटी सी एक प्रॉपर्टी है, और देखिए एंगल बाइसेक्टर अगर मैं लूं, ठीक है, और मेरा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, एंगल बाइसेक्टर लिया मैंने और ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे, ऐसा किस त्रिभुज में होता है? ठीक है, आइसोसेलेस में। मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको, बट मैं कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू मैथमेटिकल प्रूफ, बट लेट मी गिव यू मैथमेटिकल प्रूफ। आपने कहा ये थीटा और थीटा हो गया, एक लाइन का प्रूफ ले लो। अगर ये 90 बनेगा तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? यस। क्या ये भी 90 माइनस थीटा होगा? यस। ये दोनों एंगल बराबर दिख गए कि नहीं दिख गए? तो ये बराबर हो गया। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हमारा एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में ही होता है। या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है। एक और बात समझना, ये परपेंडिकुलर भी होगा, और चूंकि सिमेट्रिक डायग्राम बन गया पूरा, ये दोनों ट्राइंगल आप देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये और ये बराबर भी होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि एंगल जो बाइसेक्टर होता है यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर जो लाइन होती है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, इक्वली डिवाइड करती है अपोजिट साइड को। दोनों की बातें होती हैं, आगे हम बताएंगे इसको मीडियन बोलते हैं, कम लेटर, क्योंकि इक्वली डिवाइड करती है। तो ये कैसे भी आपको दिया जाए, किसी भाषा में बोल दिया जाए कि भाई जैसे यहाँ बोला गया कि ये परपेंडिकुलर है, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया गया। एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? समझ में आई बात कि नहीं? कितने लोगों को क्लियर हो गया? तो ये किसी भी तरह से घुमा के डेटा दिया जाएगा, आप इसको पकड़ लेना, राइट? इक्विलेटरल नहीं होगा, जीरो साहब, इक्विलेटरल में भी ऐसा होगा, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको इक्विलेटरल बोलेंगे। जो चीज आइसोसेलेस में होगी वो इक्विलेटरल में भी होगी, क्योंकि इक्विलेटरल आइसोसेलेस का ही एक स्पेशल केस है। सो व्हाई यू वांट टू बी स्पेसिफिक, why you want to be specific when there is a general case available, right? समझे मेरी बात कि नहीं? we will talk about more general case ना, the general cases isosceles triangle में ही ऐसा हो जाता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस का ही एक स्पेशल केस है, तो वहां तो होगा ही। क्लियर है आपको? बात समझ में आई? ठीक है, मैं कोई बढ़िया उदाहरण सोच रहा था रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है दिमाग बटा हुआ है, वरना मैं तुम्हें अभी रियल लाइफ से जुड़ा कोई ऐसा उदाहरण जरूर देता कि तुरंत चमक जाता।
आप विशाल मिश्रा के जैसे लगते हो। अब ये मत कर देना कि सर वो गाना सुना दो विशाल मिश्रा वाला कि दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा। मैं गा नहीं पाऊंगा उसकी तरह। ही इज अ वेरी नाइस सिंगर, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। एक्चुअली विशाल मिश्रा को मैं जान नहीं पाया आप लोगों की वजह से, बच्चों की वजह से। मैंने गाना वाना सुनना बॉलीवुड का छोड़ ही दिया था। आफ्टर आई स्टार्टेड माय वर्क मैं सुनता नहीं था किसी को। फिर बच्चों ने ही बार बार याद दिलाया, विशाल मिश्रा की तरह लगते हो। कोई कहा विशाल मिश्रा आपका भाई है क्या? तब मैंने कहा माय इंटरेस्ट गॉट लिटिल। ही इज गुड सिंगर बाय द वे, आई रियली लव हिज सिंगिंग स्किल्स, बट मैं उसके गाने नहीं सुनता हूँ बिकॉज इट्स वेरी सेंटिमेंटल सॉन्ग्स। And in this age I don't want to be sentimental at all. I don't want to remind my old days or unnecessary imaginary old age. old days याद नहीं करना मुझे, right? So what is a fine singer? मैंने गाने सुने हैं उनके, ऐसा नहीं है। The voice is very different, बहुत जबरदस्त अच्छी आवाज अलग है। yes, मत सुनना यार तुम लोग, पढ़ाई करो चुपचाप। कहाँ भटका देते हो मुझे? आज मत भटकाओ, आज वैसे भी मेरा दिमाग भटका हुआ है थोड़ा। पढ़ लो चुपचाप, राइट? आ जाओ इधर। तो यहां जैसे इसने बोला एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, आपको पता है आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में दो चीजें होंगी, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अरे गूगल प्लीज भैया पढ़ लो। 3a इज इक्वल टू 4b प्लस 15, a बराबर 3b। 9b इज इक्वल टू 4b प्लस 15, 5b इज इक्वल टू 15, b की वैल्यू 3। अब देखो b अगर 3 आ गया, a की वैल्यू 9 हो गई ना। b अगर 3 हो गया तो a की वैल्यू 9 हो गई। लेकिन जब तक आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना, आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे कि भाई ये बराबर होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो a 3b के बराबर हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। a की वैल्यू आपने 3b रखी तो ये 9b एंड सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। नॉट डिफिकल्ट है, आसान सा सवाल है, फटाक से निकल जाएगा। आगे बढ़े, यस। और कौन सा था? 28, 21, ये सवाल काफी अजीब सा डायग्राम लग रहा है। इन द गिवन फिगर AF इज द एंगल बाइसेक्टर। AF हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा और थीटा बोल लेते हैं यार, एंगल बाइसेक्टर। थीटा नहीं मतलब ऐसे बना लो बस कि एंगल बाइसेक्टर है। BAC कोड का CD जो है ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है एंगल BCA का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ देखा देखा लग रहा है, राइट? लग तो कुछ देखा देखा रहा है थोड़ा थोड़ा। वर्ड विल बी थीटा। अब देखो सवाल में क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो डायग्राम तमीज से नहीं बनाया गया और इनकम्प्लीट डायग्राम है। एक्चुअली में क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ना, ऐसे खींच के यहाँ, और इसको मैं अगर ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे ना, ये यहाँ, ये वैल्यू आपको पता है θ/2 होगी, याद है कि नहीं प्रॉपर्टी? तो अगर ये θ/2 हो गया, अब बस केस क्या है ना कि इसको मुझे थीटा से रिलेट करना है, दैट्स व्हाट द केस। ये वैल्यू 120 डिग्री है, यस, बिकॉज अगर ये 60 है, या 120 भी लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए ये थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, FDC एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि 60 है। ये हमारा थीटा प्लस θ/2 दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 3 θ/2 की वैल्यू 60 आ जाएगी, और अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे 40 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 40 है तो क्या है बी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस या नो? हाँ जी, अच्छा सवाल है। बिकॉज एंड यू नो व्हाट, यहाँ थोड़ी सी चतुराई भी सवाल सेट करते समय की गई है। चतुराई ये थी कि ये एंगल बाइसेक्टर को जानबूझ के नीचे बनाया गया है, सो दैट आपको ये लाइन मिलती हुई महसूस हो ही ना। अगर ये डायग्राम बिल्कुल स्केल से बना होता, यहाँ बीच से निकाला होता ना, देन यू कुड हैव इजीली विजुअलाइज्ड कि आगे जाके यहाँ मिलेगी। ये डायग्राम ऐसा बनाया गया था जस्ट टू कंफ्यूज यू, कि ये लाइन तुम्हें ऐसा ना दिखे आसपास कि कहीं यहाँ कहीं मिल रही है, क्योंकि जो डायग्राम तुमने थियरी में पढ़ा है वो तो यही मिल जाता है, सही से बनाओ तो ये जानबूझ के ऐसी चतुराई की गई कि थोड़ा सा ऐसा
गिरा के बना दो। ये सब बदतमीजी हो जाती है एग्जाम में, बी वेरी केयरफुल, है ना। जैसे किसी का पेट दर्द हो रहा हो, वो सवाल बनाएगा, वैसे ही सवाल बना देगा, गुस्से में रहेगा तो कहेगा लो, हमें क्या, हमें तो लिखना है ना कि बाइसेक्टर है, हम बनाएंगे बाइसेक्टर, दिखे भले ही ना है बाइसेक्टर। बिकॉज आवर माइंड, यू नो हाउ आवर माइंड वर्क्स, आवर माइंड एक्चुअली ट्राइज टू कंप्लीट द डायग्राम। अगर उसकी मेमोरी में आएगा डायग्राम कंप्लीट करेगा वो, अगर ये ऐसा बना हो तो वो विजुलाइज करके देखेगा कि आगे मिल रहे हैं, तो वो संभावना ऐसा कर दिएगा कि पैरेलल सा दिखने लगा। राज भाई साहब कह रहे थीटा बाई 2 कैसे आया। राज भाई साहब 3 दिन कहाँ थे तुम, क्लास में तो नहीं थे तुम, इसलिए राज है तुम्हारे लिए कि थीटा बाई 2 कहां से आया। शादी में गए थे ना, नहीं थे तुम क्लास में, पक्का नहीं थे, ऐसे बात मत करो, तुम करो कि थे, अगर होते तो पूछते नहीं मुझसे कि थीटा बाई 2 कहां से आया, ठीक है। यार 120 लेके सॉल्व हो जाएगा, बट क्यों करना है आप 120 लेके तीनों एंगल का सम 180 बनाओगे, बात तो वही है ना। हाँ जी, नहीं थे बता दीजिए, तो बेटा क्लास को रिवाइज करो ना, ऐसे बीच बीच में आओगे कैसे काम चलेगा। मैंने एक बाकायदा एक रिजल्ट लिख के दिखाया, कहा याद रखना, एक सवाल भी कराया उस पर, तो वो जाके रिवाइज करना पड़ेगा ना आपको, ऐसी चीजें मिस करोगे तो कैसे काम चलेगा। उस दिन क्लास में और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, ये मत किया करो, क्लास कम से कम देख लिया करो जब मिस करो तो। आप बता दीजिए, आज फर्स्ट क्लास है, पिछली 4 क्लास का मैं डेटा कैसे एक बार में बता दूंगा आपको, और रिपीट काम क्यों करवा रहे हो मुझसे, वो क्लास देखना ना क्लास के बाद जाके। डेढ़ घंटे के वीडियो को 1 मिनट के शॉर्ट में कैसे समराइज करूं मैं। इशिता का दिमाग अटक गया मेरे बोतल में, किस ब्रांड का फ्लास्क है नहीं बताऊंगा, पहले ब्रांड से बात करूंगा कि कुछ कमीशन मिलेगा क्या। आज मैं थोड़ा सा लाइट मूड में रहूंगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूंगा आपका, माफ कर देना, बिकॉज आई एम इन पेन, सो I cannot have same energy as yesterday for sure, right? Please forgive me for that. Allow me to be little scattered today, है ना, हंसी मजाक कर लेने दो थोड़ा। चलो 22वां सवाल करना है ना, आप करते हैं। अच्छा यहाँ पाई दिख रहा है ना, पाई का मतलब जानते हो क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन में एंगल का मेजर होता है, 180 डिग्री डिग्री में होता है, तो पाई 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि यहाँ पाई लिखा हुआ है, सो मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें कह रहा है कि जो साइड एबी और एसी है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे पी और क्यू पे, जो बाइसेक्टर है पीबीसी का और क्यूसीबी का, वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, बीओसी बताना है। यार ये सवाल तो तुम बता दोगे यार, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, ये तो वो वाला डायग्राम हो गया ना, ये वाला ऐसा हो गया ये, कि ऐसा बनाएंगे फिर इन दोनों का बाइसेक्टर मारेंगे ऐसा, ये तुमको बता देना है। ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, इसको ओ बोल रहा है, और इसको आपका पी और क्यू बोल रहा है, तो बीओसी जो एंगल होता है, ये मैंने उस दिन बताया था आपको कि ये 90 माइनस ए बाई 2 होता है, ठीक है। सो 90 माइनस ए बाई 2 ये है, पाई बाई 2 90 हो गया और ए बाई 2 हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसीएस में एंगल बी 75 डिग्री है, एंगल सी 25 डिग्री है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, जो कि साइड बीसी को डी पर मिलता है, ए हमारा एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का, आपको डी ए की वैल्यू चाहिए। नोट करने का टाइम दो भरत, ऑनलाइन क्लास में नोट करने का टाइम नहीं दिया जाता है पहली बात, और आप नोट बनाने के चक्कर में ऑनलाइन क्लास में पढ़िएगा भी मत, क्योंकि तब आप सीखने पे जोर नहीं दोगे। कॉपी रखो, कॉपी में जो भी सॉल्व करना है तो रफ में खूब तेजी से सॉल्व करो, नोट्स घर पे बनाना, समझेगा नहीं। ये ऑनलाइन क्लास है बेटा, ऑफलाइन थोड़ा ना कि रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि नोट्स बनाते समय तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। डोंट डू दैट प्लीज, समझने पे जोर दो पूरा। तो ये सवाल समझते हैं, जो सवाल अभी आपके सामने आने वाला है ना, उसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि क्या सवाल है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस केस, कि ऐसा करेंगे, ओके। यहां बात की गई 2 रेखाओं की, एक रेखा है आपका ये जो कि है परपेंडिकुलर, और एक रेखा है जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर, राइट। हमसे इस कोण की बात की जा रही है, राइट। मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला जो कोण है इसको मैं बोलूंगा अल्फा, ये वाला कोण है इसको मैं बोलूंगा बीटा, होप यू डोंट माइंड।
अल्फा और बीटा कोड मैंने लिख दिया। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारी है एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये वाली जो लाइन है हरी वाली, ये हमारा है परपेंडिकुलर। इसको हम अल्टीट्यूड बोल सकते हैं, शीर्ष लंब है एक तरह से, वी कैन से लाइक दिस। तो ये केस समझ में आ गया। अब मुझे थीटा को अल्फा और बीटा के टर्म्स में निकालना है। क्लियर है सभी को? तो अब इस बात को कैसे किया जाए, राइट? हाउ डू वी सॉल्व दिस? तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आप जोड़ डालेंगे तो मैं उसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा कि थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगी। लेकिन क्या अल्फा बीटा से हमेशा बड़ा होगा? ऐसा जरूरी है? नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाए, ये डायग्राम कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि बीटा हमारा अल्फा से बड़ा हो जाए। तो उस केस में डायग्राम कैसे चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं। ये ऐसा हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी ऐसी हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। तो आप कहोगे उस केस में ये वाला एंगल थीटा होगा, यहाँ अल्फा बनेगा, यहाँ बीटा बनेगा। डू यू नो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ थीटा आपका बीटा माइनस अल्फा बाई 2 आएगा। व्हाट इज हैपेंड? जस्ट सी, कुछ नहीं हुआ है ना, बस खाली बीटा बड़ा हो गया अल्फा से, तो ये इधर चला गया। तो जैसे इस डायग्राम को आप इधर से देख रहे हो, अगर इस डायग्राम को आप इधर से देखना शुरू करो तो बात तो वही है, थीटा की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। अब दो फॉर्मूला मत रटो, फॉर्मूला एक ही रटो कि डायग्राम कौन सा बने, हमें मॉड लगा लेना है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मॉड का मतलब होता है डिफरेंस, साइन से मतलब नहीं है। तो हम अल्फा और बीटा बीटा का अंतर निकालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, बड़ा माइनस छोटा कर लेंगे या मॉड लगा लो, डिफरेंस लिखेंगे एंड डिफरेंस निकाल के बाई 2 कर लेंगे। बट एग्जाम में आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि मान लिया डायग्राम ऐसा बना दिया जाए, बता दिया जाए कि बीटा बड़ा है या अल्फा बड़ा है। जैसे इस तरह का डायग्राम अगर बनेगा तो बीटा बड़ा होगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा तो अल्फा बड़ा होगा। दैट्स क्लियर, राइट? तो अगर ऐसा डायग्राम देके पूछेगा थीटा क्या है, तो इस वाले डायग्राम में अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि कौन सा एंगल बड़ा है वो पहले आएगा, माइनस दिस। वहां मॉड में आंसर कभी आपसे मॉड नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, वो आपकी मेमोरी, आपको याद रखने के लिए मैंने बोल दिया मॉड। एग्जाम में यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर सीधे यही बना दिया जाए, एंगल एंगल बना लिखे मान लिया, तो यू हैव टू सी कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। यू हैव टू बी बिट केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं सर प्रूफ करके दिखाओ ना? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इसको प्रूफ करूं? कोई है सर? जिद करोगे तो कर दूंगा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, पर जिद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं करूंगा। हाँ जी, चलो ठीक है, इतना आसान प्रूफ है, खुद कर लो। वाई मॉड भूल जाओ, मॉड आप सुकृति, पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है आपको, क्योंकि अंतर जो थीटा का आएगा, आंसर आएगा ना, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट अगर एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए याद करना है तो मॉड लगाना पड़ेगा ना, दैट्स इट, राइट? तो जैसे आपने अगर सोचा कि मैं इस सवाल को करूं, आप कहोगे ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। अगर मुझे प्रूफ करना है इसको तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या होगा? कैन यू टेल मी? ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये टोटल एंगल आप सीधा भी लिख सकते थे कि ये टोटल एंगल 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है एक तरह से, अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन कितना एंगल बनाएगा यहां से? आप कहोगे इसका हाफ, तो मैं कह सकता हूं 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक तरह से। तो ये वाला एंगल आप अल्फा और बीटा के टर्म में लिख सकते हो, राइट? कि नहीं लिख सकते हो? वी कैन राइट दैट। इधर वाला एंगल भी हम अल्फा और बीटा के टर्म में कुछ लिख सकते हैं। हाँ जी, अब इसके आगे थोड़ा तुम बता दो तो अच्छा रहेगा। एनीबॉडी हु कैन टेल मी आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? सीधा सा सवाल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। द ओनली थिंग इज थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला दिमाग लगा लो तो आ जाएगा। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, मेथड तुम्हें खोज लेना है कि वो वाला एंगल कितना होगा। एनीबॉडी? थीटा कैसे निकलेगा? लेट मी एक्सप्लेन यू। चलो छोड़ो, थोड़ा और हिंट देता हूं तुमको। थीटा कैसे निकलेगा, मैं लेट मी एक्सप्लेन। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, राइट, और मैं ये वाला एंगल उसमें से घटा दूं, थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी ये दोनों लिखा था मैंने, आपको बस घटाना है। इसको लिखा था भी कि नहीं लिखा था मैंने कि ये 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, राइट? ये क्या लिखा था मैंने? ये 90 माइनस अल्फा है। ये वैल्यू जो है ये आधा है 90 माइनस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। और ये वाली वैल्यू आपकी 90 माइनस अल्फा है, इसको घटा देना है बस। 90 से 90 कट जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हर चीज का प्लीज मुझसे प्रूफ मत पूछा करिए, क्योंकि मैं प्रूफ बता दूंगा, हर चीज का बता दूंगा, बट फर्जी में टाइम बर्बाद होगा। ज्योमेट्री में हर चीज का प्रूफ करते करते नहीं चल सकते हो, ठीक है? जहां मुझे लगेगा उससे कुछ वैल्यू एडिशन है, मैं खुद ही बता दूंगा तुमको। मैं ऐसा मास्टर हूं कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं। जहां भी मुझे लगेगा कि किसी प्रूफ से कोई वैल्यू एडिशन हो सकता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प मिलेगी, वो मैं खुद ही करा दूंगा। वरना प्रूफ अच्छा लगता है आपको कि चलो प्रूफ बता दो, बट इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है? बिकॉज उससे चीज बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। 10 मिनट खराब किया ना हमने, 5 मिनट, ठीक है? क्योंकि जब तुम प्रूफ पूछोगे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बस लिख के भाग जाऊं। देन आई हैव टू आस्क यू, हाँ तो तुम सोचो थोड़ा, तुम भी दिमाग दौड़ाओ, सो दैट कि आपका मेंटल मसल थोड़ा बने। फिर जो जानना चाहते हो उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो, राइट? सो प्लीज थोड़ा सा धीरज रखें। अब इस सवाल में आ जाए और देखें सवाल क्या है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी बना दो, ए बी और सी। इसमें एंगल बी तुम्हें कितना दिया है? 75। एंगल सी कितना दिया है? 25। आपसे बात की गई है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लाइक दिस। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट एंगल बाइसेक्टर। ये वाला लाइन हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ये वाला कोड पूछ रहा है वो डी ए ई, यहाँ डी है यस और ये ई है। थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? 75 माइनस 25/2, 50/2 कितना होगा? 25। तो ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप लगा दोगे, इवन आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल पढ़ते ही डायग्राम विजुलाइज कर सकते हो कि ये वही वाला केस है जो मुझे आता है, तो आई विल मार्क्स आंसर डायरेक्टली 25 डिग्री। 24वां सवाल देखिए। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसमें इंटरनल बाइसेक्टर मीट्स द सर्कम सर्कल एट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली इफ एंगल क्यू वाई जेड। देखो ये सवाल ना सर्कम सर्कल का मामला है, तो जब जब आप सर्कल पढ़ोगे उसके बाद ही ये सवाल आपसे थोड़ा हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें सर्कल की या इवन सर्कम सर्कल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो चूंकि बाइसेक्टर शब्द है तो ये एंगल बाइसेक्टर के साथ ये सवाल आ गया, बट ये होगा तभी जब थोड़ा सा सर्कल के बारे में, सर्कम सर्कल के बारे में आपको आइडिया लगेगा। तो ये सवाल हम होल्ड करेंगे, विल डू इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 24 आप मतलब अपनी जगह कहीं नोट कर लेना, मुझे याद दिला देना, करा दूंगा बाद में, लेकिन उसके पहले आपको बाकी कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे तभी हो पाएगा। अभी इसको होल्ड करेंगे। 25वां सवाल कह रहा है कि एक चित्र दिया है, इसमें एडी और सीडी, राइट? इसमें एडी और सीडी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं। ये ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है और सीडी क्या है? इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ए और सी का। आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा। डॉली जी का सवाल है कि अगर क्लास के टाइम नोट्स ना बनाए तो कब बनाए? देखिए पहले ये समझो कि पाषाण काल में हम नोट्स क्यों बनाते थे क्लास के दौरान, क्योंकि हमें पता था मास्टर जो पढ़ा रहा है वो दोबारा तो नहीं देख पाएंगे, तो ये जो जो बता रहा है पहले कॉपी में उतार लो वरना क्या होगा? मिस हो जाएगा, वो रिवाइज कैसे करेंगे? तो पाषाण काल में इसलिए नोट्स हमेशा, ये बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस था, मजबूरी थी उस टाइम की, क्योंकि अदरवाइज टीचर ने जो पढ़ाया वो मिस हो जाएगा। तो समझने पे ध्यान मान लिया, दे दिया, समझ भी नहीं आया और उतारे भी नहीं, तो बाद में तो वो कहानी गायब हो जाएगी। तो उस कहानी को जिंदा रखने के लिए पाषाण काल में हम क्लास में नोट्स बनाते थे, पूरा ध्यान नोट्स पे होता था, उतारने पे होता था, समझने पे होता ही नहीं था। फिर युग बदला, इंटरनेट आया और क्लास की रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो गई, तो बिहेवियर बदलना चाहिए अब आपका। अब आपको बिना डरे क्लास में पूरा सीखने पे जोर देना है, क्योंकि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आपके पास है ही है, वो बाद में भी देख सकते हो। तो नथिंग विल बी मिस्ड, योर होल फोकस शुड बी अंडरस्टैंडिंग, बट कीप ए कॉपी विद यू। व्हेन आई से सॉल्व, तो आप जल्दी से डायग्राम बनाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो। रफ कॉपी नहीं होती जैसे, उसमें सॉल्व करो आप क्वेश्चंस को जब कहूँ तो, बट नोट्स आपको इत्मीनान से बाद में ही बनाने, पहले समझने पे ध्यान दें। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। आधुनिक युग के मनुष्यों को बहुत समस्याएं हैं क्योंकि पुरानी आदत नहीं जा रही है। 40 डिग्री, राइट? तो देखिएगा यहाँ क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा मुझे निकालना है। अच्छा आपको एक चीज तो पता है ना, क्या पता है? कि दोनों का अगर हमने बाइसेक्टर लेके यहां मिलाया तो ये जो एंगल एडीसी है ना, ये एंगल एडीसी किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस यहाँ जो एंगल बी है ना, बाई 2 होगा, तो 40/2 हो जाएगा। ये वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी।
ये अगर 70 आ गया तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 100 डिग्री, 110 डिग्री होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और ये वाला एंगल मिला के 180 है, टोटल 180 है, तो 110 हो गया। तो सवाल जितना भयानक दिख रहा था है नहीं, राइट, बहुत आसान सवाल है। एडी और सीडी अगर बाइसेक्टर है तो वो जो एडीसी एंगल है वो 90 माइनस 40/2 होगा, एंड देन विल गेट दैट एंगल, और वो त्रिभुज में अल्फा और बीटा बना हुआ बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द लेंथ ऑफ टू लेग्स ऑफ गिवन ट्राइंगल, लेग्स से कंफ्यूज मत होना, ये लेग्स मतलब इसको लेग्स बोल रहे हैं, राइट, भुजाएं उनको लेग्स बोल दिया। हाँ जी, ये वाले ए और बी हैं, और जो लेंथ है एंगल बाइसेक्टर का, एडी एंगल बाइसेक्टर है आपका ये वाला, दिस इज बाइसेक्टर, वो पी है, तो आपको बताना है थर्ड साइड जो एबीसी की है ये भुजा कितनी होगी, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। हाँ जी, सो हाउ डू वी फाइंड दिस, थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। जितना ज्ञान तुमको है, सोचो उस ज्ञान से क्या थर्ड साइड निकाला जा सकता है, राइट, वट एवर यू नो, क्या थर्ड साइड निकाला जा सकता है। एक्चुअल में ए रेशियो भी लिख लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, थर्ड साइड का रेशियो लिख लेंगे, बट ये रेशियो लिखने के बाद भी टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी। एज्यूम कर लें ट्राइंगल आइसोसेलेस है, वो आंसर लगाने का एक तरीका जरूर है कि अगर हम ट्राइंगल को आइसोसेलेस मान लें तो शायद हमारा उत्तर आ जाए, और दैट्स अ गुड मेथड, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आंसर लगाने के लिए सही तरीका है। पहले उस पर आ जाते हैं कि अगर आंसर ही लगाना है, और ये अच्छा सीख भी है कि देखो ज्योमेट्री में हर चीज का फॉर्मूला नहीं भी याद है तो घबराना नहीं है, हम ट्राइंगल को स्टैंडर्ड ट्राइंगल मान सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आइसोसेलेस क्यों माने, हम इक्विलेटरल मान लें तो कोई दिक्कत है क्या? इक्विलेटरल मान लेते हैं, कहा है आइसोसेलेस मानना, इतनी तकलीफ क्यों देना, इक्विलेटरल मान लेंगे, ट्राइंगल है इक्विलेटरल मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तुम्हें कितना पता है, ये ऐसा ट्राइंगल है जो बचपन में हम सभी इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं, तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जो आपको नहीं पता होंगी, तो जान लो कि ये महत्वपूर्ण त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज कहलाता है, सारी एंगल 60 डिग्री होती है, तो यहाँ सारी एंगल 60 डिग्री हो गई, और इसकी जो भुजाएं होती हैं उसको हम ए बोलते हैं, इक्वल होती हैं साइड्स। यहां पर अगर आप ये निकालने जाओगे ना, ये लेंथ, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये लेंथ आपकी √3/2 ए के बराबर होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यू शुड 100% रिमेंबर इट, इतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। देन आपको ये भी बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा को 2 मान लूं, इसकी भुजा को अगर मैं 2 मान लूं, राइट, तो ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई, ये √3 के बराबर हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है आपके लिए। एक बात और भी ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, और अगर आपने a को 2 मान लिया है तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू √3 होती है। अभी एरिया की कोई जरूरत नहीं है, और जब लगे हाथ सीख ही रहे हैं तो ये भी सीख लेते हैं। इसका जो पेरीमीटर होता है वो 3a के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर पेरीमीटर आपका 6 के बराबर होगा। ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की स्पेसिफिक वैल्यू है जिसका हम इस्तेमाल कई बार करेंगे सवालों को लगाने में, आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा बाद में, सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा तब, राइट, बट अभी ये बेसिक बात समझते हैं। अब इस सवाल में आइए, और आपने कहा कि ये ऐसा कर लेते हैं, इस सबको 2 मान लेते हैं। अगर मैं इस सबको 2 मान लूंगा तो मजेदार बात क्या है कि p की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, √3 हो जाएगी। अब p की वैल्यू को √3 रख के देख लेते हैं कि कहां पर हमारा आंसर 2 मैच करेगा। 2 में मैच कर जाएगा तो फंसेंगे, चेक करने में क्या जाता है। देखो ये बनेगा p², यहाँ 0 बन जाएगा, अगर आपने a और b को बराबर किया, a² बनेगा, नहीं 0 नहीं बनेगा, सॉरी, a इंटू बी आपका 4 बन गया, 4√1 माइनस 3/4 ऐसा बना, तो ये 1/4 बना, 2 बाहर आएगा, यहां से 2 आ रहा है, ये वैल्यू मुझे 2 दे रहा है, दिस इज गिविंग मी आंसर टू बी 2। यहां हो जरा, सो 1 माइनस p² बटे ab, अभी आपने देखा अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/2 दे रहा है बाहर, तो ये 1/2 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ से भी 2 आ रहा है, सेम हो गया, यहाँ आपका बना 4,
अंदर ये जाओगे जब तो ये बनेगा 4 माइनस 3/4, तो 4 चौके 16, 16 माइनस 3 13, तो होना ही नहीं है क्योंकि रूट में वैल्यू बचेगी जो कि 2 के बराबर कभी नहीं आएगी। ए माइनस बी 0 होगा, ये भी नहीं चलेगा। बट आप इन दोनों आंसर में फंस गए कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। आपको पता है इन दोनों में बी करेक्ट है, और क्यों करेक्ट है इसका रीजन बताता हूं। मैंने कल आपको एक विमा वाला एग्जांपल दिया था, वो ये दिया था कि अगर भुजा निकालनी है तो भुजा मीटर में आएगी, राइट। यहां ए इंटू बी क्या है, मीटर स्क्वायर है, समझ में बात। ए इंटू बी मीटर स्क्वायर है, पी स्क्वायर बटे ए बी लंबाई का स्क्वायर बटे ये भी लंबाई का स्क्वायर है, ए इंटू बी, ये कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिटलेस है। तो अगर आप ये लॉजिक लगाते तो आप शुरू में बोलते ये दोनों तो उत्तर होंगे ही नहीं। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं उत्तर लगाने का सबसे तेज तरीका, ये उत्तर और ये उत्तर होना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर वो डायमेंशन में गड़बड़ी हो रही है। उत्तर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम कर लूंगा तो डी के हिसाब से ए और बी के बराबर होते ही मेरी तीसरी भुजा 0 हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। तीसरी भुजा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए के ही बराबर हो जाएगी, 0 थोड़ी ना हो जाएगी। इसलिए मेरा आंसर क्या है, बी। बिना कुछ किए उत्तर लगा सकते हो आप इस सवाल का, राइट। तो सीधे तो एलिमिनेट नहीं हुए ऑप्शंस, लेकिन दो जानकारियों का यूज करके मेरे आंसर एलिमिनेट हुए और मेरे को आंसर मिला। अब मैं तुम्हें एक और लॉजिक देता हूं कि उत्तर बी क्यों होना था, बी की संभावना इतनी ज्यादा क्यों थी करेक्ट होने की। देखो आपको पता है कि बीडी है और डीसी है, इसी का टोटल मेरा क्या बनेगा, बीसी बनेगा। तो बीसी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या बनती, मैं अगर इसको ए के और बी के बोल दूं तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आती, ए प्लस बी इंटू के आती कि नहीं आती। अब जब आप के की वैल्यू डालते तो बाहर तो ए प्लस बी आना है ना, तो मेरे आंसर में ए प्लस बी होना चाहिए ना, बी आंसर। के जो भी आए रख देंगे जो आएगा, बट ए के प्लस बी के करोगे तो ए प्लस बी तो बनेगा ना, तो बी आंसर। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट द आंसर, और ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को सीखें कि एग्जाम में कभी ऐसे सवाल से पाला पड़ जाए कि हो सकता है आपको उसका थ्योरम भूल गया, कभी घबराना नहीं है ना, यू कैन पुट वैल्यूज एंड गेट योर आंसर्स। यस और नो, पहले बताइए कि हाँ सही है, फिर आते हैं और हम एक थ्योरम की बात करेंगे अभी। ओके, बहुत नोन थ्योरम है, उसके बारे में सीखते हैं। तो थ्योरम का नाम है स्टीवर्ट थ्योरम, राइट। स्टीवर्ट थ्योरम क्या होता है, इसको गौर से सुनिएगा, इसका स्टेटमेंट भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं याद करा दूं अभी बैठे बैठे। ये कहता है कि अगर मैं एक त्रिभुज लूं ए बी और सी, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं और इस त्रिभुज में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये भुजा मेरी सी है, ये भुजा मेरी बी है, क्योंकि सी के अपोजिट सी बोल दिया, बी के अपोजिट बी बोल दिया, ये पूरी भुजा मैंने बोल दी ए है, ये लंबाई m है और ये लंबाई n है, ये रेशियो नहीं है, ये लंबाई है m और n। तो ये वैल्यू जो स्टीवर्ट थ्योरम है वो होता है सी स्क्वायर n, सी का स्क्वायर करके n करो, बी स्क्वायर m इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं x बोल देता हूं, तो ये वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एम एन यानी m इंटू एन, और यहां पर आप चाहे तो m प्लस n लिख दो, या फिर इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, रुको थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इसको d बोलो, लेट्स कॉल दिस d, तो दिस वैल्यू विल बिकम d स्क्वायर प्लस एम एन। यहां आप m प्लस n भी लिख सकते हो अगेन, या फिर आपको पता है m प्लस n क्या है, m प्लस n आपका a के बराबर है, यू कैन राइट a, और यहां पर d स्क्वायर है, मैंने उसको d बोल दिया, सी स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m, सी स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m। अब इसको रटने का तरीका बताऊं, रटने का तरीका ऐसे लिखो इसको, सी एन सी प्लस बी एम बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे डी ए डी, ये है तो अल्टीमेटली डी स्क्वायर ना, प्लस एम ए एन, एम एन इंटू ए, सी एन सी प्लस बी एम बी बराबर डैड प्लस मैन,
याद रहेगा, CNC प्लस BMB बराबर डैड प्लस मैन। अब जब डैड लिखोगे ना तो डैड को ध्यान रखना, डैड में 2D आए तो D²A, मैन में MN इंटू A, CNC C²N, BMB B²M। ये सब कक्षा 10 में करते तो ठीक रहता। अभी तुम इतने मैच्योर होने चाहिए कि ये रिजल्ट एज इट इज लिख पाओ, समझे? फर्जी तरीके यूज मत करो। CNC BNB DND ये करेंगे बैठ के एग्जाम में, सीधा रिजल्ट याद करो यार, C²N प्लस B²M बराबर D² प्लस MN इंटू A, खत्म बात। इतने बड़े हो गए, अब ये CNC DND करोगे क्या? प्लीज ऐसे मत याद करो, मुझे बहुत कष्ट होगा अगर आपने ऐसे याद किया। ऐसे याद करो सीधे, C²N प्लस, बड़े हो गए हो यार तुम, यार मैच्योर नाउ, राइट? मैच्योर पीपल आर सिंसियर एंड सीरियस पीपल, राइट? ये बचकाना हरकतें थोड़ी ना करनी है बैठ के। ये 10वीं में ठीक लगता है क्योंकि वहां बहुत टाइम होता है, आराम से वो 2 ढाई 3 घंटे का पेपर होता है, कुछ लिमिटेड से सवाल होते हैं, ईटी सिद्धम करना होता है, वहां ठीक है। यहाँ तुम्हें एग्जाम में तेजी से लगाना है इसको, तो ये CNC BMB तो नहीं कर सकते, ठीक है? बट इस प्रोसेस के बाद तुम्हें याद जरूर हो गया होगा ये, ठीक है? रिजल्ट, दैट वाज द पर्पस। इफ यू लाफ a bit you remember, if you cry a bit you remember, otherwise you forget easily ना। तो होप स्टीवर्ट थ्योरम याद रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ MN क्या रेशियो है? नहीं, यहाँ M और N एब्सोल्यूट लेंथ है, दिस इज एब्सोल्यूट लेंथ, राइट? क्या है आपका? ये एब्सोल्यूट लंबाइयां है, लेंथ है, दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स, रेशियो नहीं है। क्लियर है सभी को? यस। तो ये हमारा स्टीवर्ट थ्योरम हुआ। अब मैं आता हूं यहां पर, और इसको बहुत गौर से देखिएगा कि अगर मुझे यहां स्टीवर्ट थ्योरम लगाना पड़े जब एंगल बाइसेक्टर हो, क्योंकि अभी हमने एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं करी थी, करी थी क्या? नहीं, हमने एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं करी। जिस लाइन की लेंथ D है वो क्या है? वो लाइन है, सिंपल एक लाइन है वर्टेक्स से, राइट? इसका भी नाम होता है, बाद में बताऊंगा क्या होता है, क्या बोलते हैं, बट इट्स सिंपल लाइन, कोई भी लाइन हो सकती है। स्टीवर्ट थ्योरम एक जनरल थ्योरम है, एप्लीकेबल टू एनी लाइन ड्रॉन थ्रू ए, नॉट नेसेसरली कि वो लाइन तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए, बट एंगल बाइसेक्टर होने से वी हैव एन एडवांटेज। तो देखते हैं जरा, जब एंगल बाइसेक्टर बनता है तो स्टीवर्ट थ्योरम की रूपरेखा क्या हो जाती है। अगर एंगल बाइसेक्टर बनेगा तो देयर इज सर्टेन मोर इंफॉर्मेशन विद अस, वो क्या है जरा देखते हैं। ये थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये जो आप M और N लिख रहे थे, लंबाइयां यहाँ पर, उनमें भी आपस में कुछ रिलेशन है। यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर आपका B है, और ये भुजा आपकी D के बराबर है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो M और N है, M बटा N की वैल्यू C बटा B के बराबर है, यस और नो? है कि नहीं है? M बटा N का रेशियो C बटा B के बराबर है। ये एक एंगल बाइसेक्टर के केस में एडिशनल जानकारी हमारे पास है। तो जरा एक काम करते हैं, ये जो रिलेशन था उसको फिर से लिखते हैं, C²N प्लस B²M इज इक्वल टू D² प्लस MN इंटू A, या फिर उसको हम बोल सकते हैं M प्लस N, ये तो बोल ही सकता हूं मैं। अब यहां पर देखो, जो CN है और जो BM है ये आपस में बराबर है कि नहीं है? CN और BM आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्या मैं वहां से CN कॉमन ले सकता हूं? CN और BM बराबर हो जाएगा ना, यहां से देखो, CM इज इक्वल टू BN हो गया, CN इज इक्वल टू BM हो गया। तो CN अगर BM के बराबर है तो मैं एक CN कॉमन ले लूं, यस। यहां क्या बनेगा? C, और BM से एक बचेगा B, ये वैल्यू आपकी B प्लस C हो जाएगी। CN बाहर निकाला मैंने, ये वैल्यू आपकी है अभी भी D² प्लस MN, और यहां आपका अभी वैल्यू है M प्लस N। अच्छा, जो M प्लस N है, अब जरा कोशिश मुझे, मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि भाई एंगल बाइसेक्टर के केस में क्या मैं कुछ और सिंप्लीफाई कर सकता हूं अपने रिलेशन को, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के होने से कुछ एडिशनल फायदा होगा क्या, कोई और स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल सकता है क्या जिसको हम ध्यान रखें? अगर कोई ऐसा रिजल्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। और एक्चुअली एक रिजल्ट होता है एंगल बाइसेक्टर के केस में, और वो रिजल्ट क्या होता है
कि डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप अभी देखोगे आएगी सी इंटू बी माइनस एम इंटू एन। ये सी और बी का प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो बनेगा बी सी माइनस एम एन। तो अब कुछ कैंसिलेशन होगा, बस आपको यही सोचना है कि वो कैंसिलेशन कहां से होगा, राइट? देयर विल बी सम कैंसिलेशन हैपनिंग, दैट्स डैम श्योर। हाँ जी। तो एक्चुअली में अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तो बहुत सारे नियम होते हैं, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, राइट? इस तरह की चीजें होती हैं। तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि m प्लस एन बटे n इज इक्वल टू बी प्लस सी बटे बी। इसको मैं लिख सकता हूं b प्लस सी बटे बी। ये b प्लस सी यहां से कट जाएगा, राइट? b प्लस सी विल गेट कैंसल्ड आउट, और वहां पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है? आपको वैल्यू मिल रही है ये b, मैंने फिर से बोला कि m बटा n अगर c बटा b के बराबर है तो m प्लस n बटा n जो होगा आपका, ये यहां भी यही करोगे आप, b प्लस सी बटा b के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सी एन कॉमन लिया था तो b प्लस सी आया था, यहाँ डी स्क्वायर प्लस एम एन है हमारे पास, और ये जो वैल्यू m प्लस एन है, m प्लस एन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? मैं m प्लस एन की जगह लिख रहा हूं b प्लस सी बटा बी, और एक n इधर जाएगा राइट साइड में, तो इंटू एन भी आएगा। और जब ये आप इंटू एन लिखोगे यहाँ पर, वो इंटू एन कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ इंटू एन, इंटू एन यहाँ लिख लो आप। आपका n से n कट जाएगा, राइट? ये b इधर चला जाएगा, आपको क्या मिल गया? बी सी माइनस एम एन। अब ये रिजल्ट ना आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा। m प्लस एन बटा एन बी प्लस सी बटा बी के बराबर कैसे है बेटा? ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर m बटा एन ए बटा बी के बराबर है, तुमने जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा है ना, m प्लस एन बटा एम माइनस एन बराबर ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ये पता है कैसे आता है? ये ऐसे आता है, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो। ये नियम कहलाता है कंपोनेंडो, इसको केवल कंपोनेंडो बोलते हैं। ये जो करते थे ना तुम ऐसे, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। जब इन दोनों को हम कंबाइन करके डिवाइड कर दें यहां से, तो ये वैल्यू बन जाती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये सीएनडी जो होता है, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को एक साथ यूज करने से, रेशियो लेने से बन जाता है। तो ये कंपोनेंडो है, तो यहां मैंने कंपोनेंडो का इस्तेमाल किया, ये कंपोनेंडो है, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो अब क्या हो गया, बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा था इतनी देर से, कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज हो, और वो त्रिभुज अगर मेरे पास, लेट अस से, मैं कह रहा हूं स्टीवर्ट थ्योरम का स्पेशल केस बता रहा हूं आपको, स्टीवर्ट थ्योरम स्पेशल केस, राइट? ये जो लाइन है, मैं अब अलग तरह से लिखूंगा इसको। मैं कह रहा हूं ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, ओके? इसको आप बोलिए डी, इसको आप एक्स और वाई बोल दीजिए अब, राइट? चलेगा, इसको आप एक्स और वाई बोल दीजिए, या आप चाहें तो इसको बी डी और डी सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीवर्ट थ्योरम स्पेशल केस है, आपको क्या बोलना है? एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। एडी अगर हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होना है वो मैं लिख रहा हूं, कि जो हमारा वैल्यू आएगा आपका एडी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, जैसे यहां पर हमने डी स्क्वायर लिखा, तो ये एडी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ये ए जिस जगह से निकला है ना, उससे दो भुजाएं निकली हैं, ए बी और ए सी, उनका प्रोडक्ट होगा, माइनस ये जो लेंथ है एक्स और ये जो लेंथ है वाई, इसका प्रोडक्ट इसमें घटा दो, ए बी इंटू ए सी माइनस एक्स इंटू वाई। अगर ये केस एंगल बाइसेक्टर का है, ये एंगल बाइसेक्टर का है, तो ये स्टीवर्ट थ्योरम का स्पेशल केस है जो बहुत यूजफुल है, राइट? यू हैव टू यूज दिस इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट? लाइक दिस। तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, टाइम दे दिया ताकि रिजल्ट जान रखो, क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो जैसे सवाल को आप ध्यान से देखो अगर, सो ऑल्दो आप बोलोगे कि एग्जैक्टली सेम सवाल नहीं है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि यहां पर आपको पूरी वैल्यू नहीं दी हुई है, यहां पर आपको सिर्फ रेशियो पता चलेगा, क्योंकि बी डी और डी सी
कि हमें यहाँ लंबाइयां नहीं दी गई हैं। दी गई हैं क्या? नो, दैट्स नॉट गिवन। दी हुई है ना? नहीं दी हुई है। तो मैं यहाँ ये जरूर लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, कि जो पी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ए इंटू बी माइनस क्या होगी? ए इंटू बी माइनस ए एक्स इंटू बी एक्स लिखूंगा मैं, या ए के इंटू बी के लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और मैं यहां से के सॉल्व करूंगा तो के मेरा पी स्क्वायर के टर्म में निकलेगा। निकालो, यहां से ए बी कॉमन हो जाएगा तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए बी इंटू वन माइनस के स्क्वायर। यहां से आप अगर के सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको। के की वैल्यू मिलेगी रूट के स्क्वायर उधर आएगा, पी स्क्वायर बटे ए बी वन, वन माइनस पी स्क्वायर बटे ए बी मिल गया। जब के निकल जाएगा तो आप के यहां रख दो, तो बीसी की जो वैल्यू आएगी ये हो गई ए प्लस बी इंटू के की वैल्यू निकल गई रूट वन माइनस, ट्रेडिशनल मेथड मिल गया ना आपको, पी स्क्वायर बटा ए बी। थोड़ा गचपच हो गया है, आशा करता हूं समझ जाओ। दैट्स हाउ ट्रेडिशनली ये सवाल होगा। स्टीवर्ट थ्योरम का यूज करेंगे, उसका स्पेशल केस एंगल बाइसेक्टर के केस में, अगर वो आपको ध्यान है, कम टू दिस क्वेश्चन एंड से कि बीडी हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर लो, ए के और बी के, तो बीसी की वैल्यू हो गई ए प्लस बी इंटू के। उसके बाद हम वो रिजल्ट लगा दे रहे हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू बी माइनस ए के इंटू बी के हो जाएगा, राइट। देन यू सॉल्व के, रख दो, बीसी की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? हाँ जी। तो अब ज्योमेट्री में कई सवाल है भाई, उसके पीछे की अगर कहानी नहीं पता है तुमको, रिलेटेबल थ्योरम्स नहीं पता है, तो वो सवाल नहीं होगा। देयरफॉर ज्योमेट्री में आपको रिजल्ट्स बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे। अब तुम्हें स्टीवर्ट थ्योरम ना आता हो, स्टीवर्ट थ्योरम का एंगल बाइसेक्टर के केस में अगर रिजल्ट ना आता हो, तो सवाल कैसे करोगे तुम? कर सकते हो वैल्यू रख के, फॉर श्योर इट्स पॉसिबल, बट यार वैल्यू रख के दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो यू नीड टू नो हाउ टू रिजॉल्व दैट। तो रिजल्ट तो बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, जो मैं बोलूंगा इसको ध्यान रखो, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में थोड़ा सा पेन आपको होगा। ठीक है, चलिए। क्या हो रहा है चैट? 27 सवाल देखिए। 27 क्वेश्चन, प्लीज सब लोग फोकस जरा यहाँ शिफ्ट करो, मुझे मत भटकाओ। डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर ट्रायंगल एबीसी के, इस तरीके से कि एडीसी बीएसी के बराबर है। सीए की वैल्यू 12 है, बीसी की वैल्यू 18 है, सीडी की लंबाई चाहिए। लेट अस सी, पहले सवाल क्या है समझते हैं, देखते हैं उतना ज्ञान है हमारे पास कि नहीं, मतलब अभी तक जो पढ़ा है उससे सवाल हो पाएगा या कुछ और चाहिए। तो डी हमारा पॉइंट साइड बीसी पे इस तरीके से है कि एडीसी बीएसी के बराबर है। ए बी सी, एडीसी एंगल बीएसी के बराबर है, तो ये एंगल जो पूरा है ना, इसके बराबर कहीं एंगल क्रिएट करना है हमको। तो नेचुरली हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, राइट। तो आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल ये बराबर है। अगर इसको मैं थीटा बोल दूं तो ये भी थीटा है हमारा। क्या क्या दिया हुआ है? सीए की वैल्यू दी है 12, बीसी की वैल्यू आपको दी है 18, राइट। आपको सीडी की लंबाई बतानी है। अब ये सवाल जो है आप अभी नहीं कर पाओगे, इसके पहले मुझे आपको कुछ ज्ञान देना पड़ेगा। वो तगड़ा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, पहले वो ज्ञान ले लो। ये सवाल होते हैं सिमिलैरिटी से। इसमें दो त्रिभुज सिमिलर बनेंगे। कौन कौन से त्रिभुज सिमिलर बनेंगे मैं लिख देता हूं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। यहां सी ए बी ट्राइंगल सिमिलर होगा सी डी ए ट्राइंगल के, दे विल बी सिमिलर। घबराओ मत, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सिमिलरिटी समझाऊंगा सब समझ में आएगा, अभी समझाऊंगा सिमिलरिटी को क्या होती है। सी ए बी सी डी ए के सिमिलर होगा। अब इसके सिमिलर होने से क्या होगा ये भी देख लेते हैं। आप कहोगे सी ए, यहां सी ए दिख रहा है आपको, मुझे निकालना क्या है सी डी। यहां जो सी ए है वो इधर सी डी है, और मुझे पता क्या है व्हाट एल्स आई नो, मुझे बीसी पता है। तो सी ए मैंने लिखा यहां पर इससे, और बीसी मैंने यहां से लिखा।
तो मैंने यहां सी डी लिखा और फिर मैं ए सी लिखूंगा, सेम ऑर्डर, लाइक सी ए बटे बी सी डी बटे ए सी। तो अब आप सारी वैल्यू रख लो यार। सी ए की वैल्यू मुझे दी है 12, 12 बटे बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू मुझे दी है 18, सी डी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है 12, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 8, राइट। पर यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये नहीं थी, महत्वपूर्ण ये कि या तो मुझे सिमिलरिटी पता हो, बट ये जो सवाल है बेटा ना, ये एक स्पेशल केस है जो बार बार इस्तेमाल होता है। तो अगर ये स्पेशल केस है जो बार बार इस्तेमाल होता है, तो मुझे इसका रिजल्ट ध्यान रखना चाहिए, राइट। अगर आप इसका रिजल्ट ध्यान रखेंगे तो आप मजे में रहेंगे। तो मैं इसका स्टैंडर्ड केस पहले लिख देता हूं, बाकी सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि ये कैसे हुआ, अगर आपको सिमिलरिटी नहीं आती है तो। लेट मी मेक दिस डायग्राम एज ए स्पेशल केस। द डायग्राम गोज लाइक दिस कि मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज होगा जिस त्रिभुज में ये दिया होगा कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है लेट से वो थीटा है, और ये वाला जो पूरा एंगल है वो थीटा है। आपको समझ में आया कि इक्वल हो गए, राइट। क्लियर है कि नहीं, अभी तक कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये वैल्यू मान लिया मैंने दे दिया आपको a के बराबर है, और ये वैल्यू मैंने आपको दे दिया कि ये पूरा b के बराबर है, और मैं इस वैल्यू को बोल दूं इतना कि ये x के बराबर है। x की वैल्यू जो होती है वो a स्क्वायर बटे b के बराबर होती है। दैट्स द रिजल्ट। आप सवाल देखोगे, आपके सवाल में ये 12 दिया हुआ है, ये पूरा 18 दिया गया है, ये पूछ रहा है 12 स्क्वायर बटे 18। दैट्स द होल रिजल्ट। कैसे आया है ये रिजल्ट? आया है सिमिलैरिटी से। ओके, सिमिलैरिटी। कोमल जी थ्योरम का नाम लिख लो, कोमल थ्योरम। ओके, पहली बात, हर थ्योरम का, हर रिजल्ट का कोई नाम हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। दे कैन बी स्टैंडर्ड रिजल्ट, नाम में कुछ नहीं रखा है, ओके, काम में रखा है। तो यू जस्ट सी व्हाट्स द केस, व्हाट्स द रिजल्ट। मैंने देखो आप यहाँ ए बी सी डी भी कहीं नहीं लिखा, ए बी सी ट्राइंगल नॉट रिक्वायर्ड, यू जस्ट लुक एट पिक्टोरियली कि व्हाट इज गिवन, व्हाट्स द रिजल्ट, दैट्स इट। समझे कि नहीं? नेहा जी करें अगर बी डी पूछता तो कहाँ है बी डी? बी तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं इसमें। अच्छा, आप करो बी डी पूछता तो, बी डी पूछता तो अगर आपने एक्स निकाल लिया है तो 18 में से घटा दो। आप करो मुझे ये जानना है कितना है, क्या करना है, बी में से ये घटाना है ना। बी में से जब ये घटाओगे तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी आ जाएगी। बट यूजुअली जब भी ये सवाल आपको मिलेगा, मैंने क्यों नहीं लिखा इसकी वैल्यू, जब भी ये सवाल आपको मिलेगा यूजुअली तो उसमें नंबर्स होंगे, और जब नंबर्स होंगे तो जैसे ही एक्स निकालोगे, जैसे लेट्स से 18 है, ये 12 है, घटा के 6 मिल गए, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं हमको ए भी निकालना है। बेटा सब कुछ नहीं निकल सकता है, राइट। रिलेटेबल साइड्स ही निकल सकती हैं सिमिलरिटी में, यू कैन नॉट फाइंड एवरीथिंग। समझे कि नहीं मेरी बात? ओके, बी स्क्वायर बाई ए बी हो सकता है क्या? कैसे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए? यार स्टैंडर्ड केस है, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसमें कुछ भी खेल मत करो, समझे कि नहीं? अजी डोंट प्ले विद इट, ऑलराइट। So anyway, this is the time that I should teach you similarity, क्योंकि आगे के सवाल सिमिलरिटी बेस्ड हैं, होंगे नहीं अगर आप उसको सीखोगे नहीं। तो जरा थोड़ा सा मेंटली रेडी हो जाओ, सिमिलरिटी इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, और उसके बाद जो है कल उसको हम थोड़ा और रिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ना पड़ेगा, सर्वांग समता भी पढ़नी है, ठीक है। तो पहले सिमिलरिटी को समझते हैं, सही तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से नहीं, राइट। तो सिमिलरिटी एक ऐसा टॉपिक था, जब हमने इसको पहली बार पढ़ा, समरूपता, आई वॉज सो कंफ्यूज्ड, बिकॉज वो एंगल एंगल है, साइड साइड है, कहानी रहता, समझ ही नहीं आया कभी। देन वो रिजल्ट कैसे लगाते हैं, ए बी बटा ए सी बराबर दिस एंड दिस, इट वाज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। बट एक बार मैं खुद बैठा कि मुझे समझना है इसको, मैंने एबीसीडी से भाषा हटा दिया, आई सैट ऑन ए पेपर एंड पेपर लिया, पेन लिया, एबीसी कहीं लिखा ही नहीं, एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट इज सिमिलरिटी, took some questions, tried to solve those questions,
विदाउट एबीसी लाइक दैट, एंड आई वाज डूइंग इट मैजिकली, मैं बहुत अच्छे से कर रहा था उन सवालों को. देन आई पुट एबीसी बैक, एवरीथिंग गॉट सॉल्व्ड. मैं वही आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. हाउ डिड आई अंडरस्टैंड सिमिलैरिटी? सिमिलर, सिमिलैरिटी समझ रहे हो? सिमिलर, इज सिमिलर मतलब सेम? मेरा क्वेश्चन बताना. राइट, इज सिमिलर का मतलब सेम? सिमिलर इज नॉट सेम. सिमिलर का मतलब सेम नहीं है. मतलब जैसे कहते हैं आप और हम सिमिलर हैं. सिमिलैरिटी इज नॉट सेम. मतलब इट मे बी कि सर्टेन क्वालिटी में हम सेम है, सिमिलर नेचर है, लाइक वाइज है. इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली सेम है. राइट. नाम देखो, समरूप. दो लोगों का रूप, रूप का मतलब समझते हो क्या होता है? आकार. जैसे एक शब्द होता है देखो ध्यान से, रूप रंग. रूप आकार होता है, रंग अलग चीज है. तो रूप आकार है. जब हम ज्योमेट्री के केस में बात करेंगे तो हम कहेंगे, जैसे लेट्स से एक फादर है और एक सन है, जेनेटिक मैच होता है, तो इससे कि बच्चा जो है फादर की तरह दिखता है, राइट, या मदर की तरह दिख रहा है, जो भी डोमिनेंट जीन्स है उसके हिसाब से. आर दे सेम? नो. कहते हैं आपके जैसा ही दिख रहा है. जैसे मेरी बेटी है, उसको हर कोई ये बोलता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है. बिल्कुल का मतलब रिजेंबलेंस है, सिमिलैरिटी है, समरूपता है. इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम. राइट. सिमिलरली, सिमिलरली इन सिमिलरिटी, सिमिलरली अगर दो चीजों का आकार सेम हो तो हम सिमिलर बोलेंगे. जैसे मेरी बच्ची है, अभी छोटी सी है, 85-86 सेंटीमीटर होगी उसकी हाइट. राइट. मेरी हाइट तो बहुत ज्यादा है, बट वी लुक लिटिल सिमिलर, सो वी से यार सिमिलर टाइप की है. आवर साइज इज नॉट सेम. साइज तो बहुत डिफरेंट है. सिमिलर का मतलब समझाने का मेरा एक दूसरा तरीका भी है. लेट्स से अभी रामायण आ रहा है टीवी में, सोनी पर. अब वो रामायण आप सोचो कि एक ही टाइम पे एक ही चीज, एक ही सीन देख रहे हो आप मोबाइल पे, ठीक है, लैपटॉप पे और बड़े से टीवी स्क्रीन पे. क्या वो चीजें सेम है? आप कहोगे यस, द ओनली डिफरेंस इज साइज. मे बी कुंभकर्ण जो है वो टीवी में अगर नापोगे उंगली से तो इतना बड़ा दिखेगा, फोन में कुंभकर्ण, ठीक है. आप लैपटॉप में नापोगे तो आपको इतना बड़ा दिखेगा, आप टीवी में नापोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन है वो तीनों जगह कुंभकर्ण ही. एवरीवन इज गेटिंग द सेम स्टोरी इन डिफरेंट साइज. राइट. तो जैसे कुंभकर्ण को मैं देखूं तो तीनों जगह कुंभकर्ण वही है, साइज बदल गया. लेकिन साइज बदलने से कहानी नहीं बदल गई, कहानी वही है. आकार सेम है, तो ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण का चेहरा बदल गया, कुंभकर्ण पहचान में नहीं आ रहा है, वही है. तो चाहे छोटे में देख लो चाहे तुम बड़े में देख लो. तो समरूपता यही है कि दो चीजें जिनका आकार समान हो, आकार सेम हो, क्योंकि आप चाहे उनको छोटे में देख लो चाहे उनको बड़े में देख लो, पहचान जाओगे आप. जैसे तुम अपनी जब फोटो खींचते हो, मान लो तुम 5 फीट 10 इंच के हो, और तुमने जब अपना फोटो खींचा तो क्या फोटो में तुम्हारी साइज 5 फीट 10 इंच की होती है? नहीं, साइज छोटी होती है. बट क्या आप ऐसा बोलते हो कि इसमें मेरी साइज छोटी है, मैं नहीं हूं? नो, यू डोंट से दैट, बिकॉज़ द रूप समान है. रूप समान तो तुम ही हो. दैट्स हाउ सिमिलैरिटी इज. सिमिलैरिटी, अब जब ज्योमेट्री के सेंस में हम बात करेंगे तो वी हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल. दूसरा मैं एक चीज और सिमिलैरिटी के बारे में बोलूंगा कि जैसे मान लिया आप रामायण देख रहे हो. लेट्स थिंक अबाउट वो तुमने मोबाइल में देखा कुंभकर्ण को और तुमने टीवी में भी कुंभकर्ण को देखा, एक ही साथ एक ही सीन. लेट्स से तुम्हारा मोबाइल वाला जो कुंभकर्ण है उसको तुमने मेजर किया और मेजर करके देखा, उसका हाथ नाप लिया तुमने ऐसे मोबाइल में जाके. लेट्स से हाथ नापा तो मोबाइल में उसका हाथ लेट्स से इतना बड़ा आया, राइट, ज्यादा बड़ा है. लेट्स अज्यूम कि इतना बड़ा है मोबाइल में हाथ नापने पे, राइट, इतना बड़ा आया मोबाइल में नापा. तो जब टीवी में तुमने उसका हाथ नापा सेम सीन में, मान लेते हैं टीवी में इसका उसका हाथ इसका 5 गुना है. समझो, टीवी में उसका हाथ मान लेते हैं 5 गुना, इस लंबाई का 5 गुना है. तो हमने क्या किया, एक हाथ मान लिया उसका दाहिना हाथ यहां नापा, दाहिना हाथ वहां नापा सेम सीन में, और हमें पता लगा कि यार कुंभकर्ण का हाथ 5 गुना है वहां पर टीवी में. आप मुझे बताओ कुंभकर्ण का पैर टीवी में मोबाइल में जितना बड़ा पैर उसका दिख रहा है उससे कितना गुना होगा? नहीं पता. अभी मैं बोरिंग तरीके से ए बी बटा ए सी बराबर बी सी बटा बी डी लिख दूंगा, बस सब समझ में आ जाएगा तुमको. नहीं पता, ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है.
समझे कि नहीं? नहीं पता बोलोगे तो अभी वही बोरिंग वाला लिख के चला जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? समझ में आया? 5 गुना होगा, बिकॉज अगर वो 5 गुना नहीं होगा तो आकार बदल गया ना, फिर समरूपता कहां से रहेगी? अगर हाथ 5 गुना हुआ है तो पैर को भी 5 गुना होना पड़ेगा। अब मैं इसको और जनरलाइज करता हूं, हर लेंथ कंपोनेंट 5 गुना हो जाएगा। सोचो तुम कुंभकर्ण के पेट पर कोई भी 2 बिंदु चुन लो मोबाइल पर और उसके बीच की दूरी नाप लो, राइट? अगर इतनी बड़ी यहां आई तो टीबी में वही 2 बिंदु जो होंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 गुना होगी। लेट्स जनरलाइज एंड से एवरी करस्पॉन्डिंग का मतलब डिसिमिलर डिस्टेंस नहीं नापनी है, राइट हैंड तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड, राइट? You have to just measure corresponding things. You cannot compare right hand with left hand. Similar ना, because similarity तो हमें समान चीज को कंपेयर करना पड़ेगा। इसी चीज को हम corresponding sides के नाम से जानते हैं जब हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। संगत भुजाएं, corresponding sides, जिनका नेचर सेम है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। But it's not only about sides. Understand? Triangle it's not only about 3 sides. Within the triangle तुम कुछ भी, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, जैसे कुंभकर्ण के पेट पे 2 बिंदु बना के अगर हम नाप रहे हैं ना, तो वो सिमिलर बिंदु के बीच में दूरी 5 गुना होगी। तुम बाएं पैर के अंगूठे से दाहिने पैर के अंगूठे के बीच की दूरी नाप लो, टीबी में और मोबाइल में 5 गुने का ही फर्क होगा। दाहिने पैर के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे, मतलब दाहिने हाथ का अंगूठा, लाइक दैट। एनी 2 सिमिलर नेचर की जो डिस्टेंसेस होंगी सब 5 गुनी हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर नहीं होगा तो इट इज डिसिमिलर, इट्स नॉट सिमिलर। दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी इज। दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी इज। मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो ये सीरियल हमारे महाभारत रामायण जब आते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि बचपन में बहुत एक्साइटेड होते थे हम लोग देख के कि वो जैसे कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण मान लिया, वो तब तो 5 डिवाइसेस नहीं होती थी ना, एक ही टीवी है, सब देख रहे हैं घर में। बट उसी में क्या जब लड़ाई होती थी ना तो कुंभकर्ण बड़ा होता जाता था, याद है आपको? इट इज गेटिंग बिगर। तो वो अपने ही सिमिलर रूप ले रहा है। अब जब वो बड़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं होता उसका हाथ 2 गुना हो जाए और पैर 1 गुना रह गया, फिर तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा ना। जब उसका हाथ 2 गुना हो रहा है तो पैर भी 2 गुना हो रहा है, सब कुछ 2 गुना हो रहा है। 4 गुना हुआ तो सब कुछ 4 गुना हो गया। दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी इज। और सिमिलैरिटी 2D फिनोमेना नहीं है। सिमिलैरिटी कैन बी बिटवीन 2 कोन्स। 2 शंकुओं के बीच भी सिमिलैरिटी हो सकती है, 2 क्यूब्स के बीच में भी सिमिलैरिटी हो सकती है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 2-dimensional like triangle, right? 2 circles are similar. सर्कल तो हमेशा सिमिलर होंगे, इसका रीजन आपको बता रहा हूं। सर्कल में एक ही वेरिएबल होता है, वो क्या होता है? उसका रेडियस। सर्कल को डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सिर्फ एक रेडियस चाहिए और सर्कल ड्रॉ कर दोगे आप, राइट? उसी रेडियस का सर्कल तुम कहीं और ड्रॉ कर दो जाके, सेम ही सर्कल बनेगा, बस जगह बदल जाएगी। इंसान वही है। आप रेडियस को आधा कर दो तो जो सर्कल बनेगा होगा वो सिमिलर ही कि नहीं होगा? भाई रेडियस को आधा करो तो सब कुछ ऐसे सिकुड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक कम सिकुड़ा एक ज्यादा सिकुड़ा, नो। तो 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। बट ट्राइंगल में क्या है, सिमिलैरिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल आपको ऐसा बना दिया ऐसा, लेकिन एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बना दिया। दे आर क्लियरली नॉट सिमिलर, आर दे? नो। तो 2 डिफरेंट ट्राइंगल सिमिलर हमेशा नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो भुजाएं हैं वो 3 हैं और ये तीनों भुजाएं अलग अलग तरीके से बदल सकती हैं। हमें यह चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या तीनों भुजाएं प्रोपोर्शनल चेंज हो रही हैं या अपने मन मुताबिक चेंज हो रही हैं सारी। अगर अपने मन मुताबिक तीनों भुजा, एक भुजा 2 गुना हो गई, एक भुजा 3 गुना हो गई, एक भुजा 4 गुना हो गई, सिमिलरिटी नहीं होगी। लेकिन सर्कल में ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। सर्कल में क्या है कि एक सर्कल दूसरा सर्कल 100% सिमिलर होगा, बिकॉज द ओनली वेरिएबल हियर इज रेडियस। तो अगर तुमने रेडियस को आधा किया तो आधे रेडियस का सर्कल बन जाएगा, एक ही वेरिएबल है रेडियस। ऐसे ही बताओ, 2 समबाहु त्रिभुज क्या हमेशा सिमिलर होंगे? यस, 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि वहां भी 3 वेरिएबल नहीं है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो वेरिएबल एक ही है, 3 नहीं है। समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है? ऑल 3 साइड्स इक्वल। तो यू नीड नॉट टू फोकस ऑन 2 साइड्स, 3 साइड्स। एक भुजा पे फोकस करना है बस। अगर वो भुजा 2 गुना हो गई, सब कुछ 2 गुना हो गया।
तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, जैसे सर्कल हमेशा सिमिलर होता है। बट अदरवाइज अगर मेरे पास ट्राइंगल है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। दो ऐसे ही ट्राइंगल दे दिए जाएं, ये ना बोला जाए कि वो समबाहु त्रिभुज है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, क्या वो सिमिलर होंगे? हाँ या ना में जवाब दो। क्या दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे? बिल्कुल नहीं। जरूरी है ये बात। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा बना सकता हूं मैं, यहां ये दो भुजाएं बराबर है, लेकिन मैं दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा बना सकता हूं। तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। अभी एंगल वंगल का नाम मत लो, अभी मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, मैं आपको सिमिलैरिटी विजुलाइज करा रहा हूं। हम इसकी मैथमेटिक्स में बाद में आएंगे, पहले हम इसको विजुलाइज करेंगे, देख लेंगे खुद ही बना बना के। विजुलाइज करने के बाद हम इसकी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। विजुलाइज कर लिया ना, अब हम कल क्या पढ़ेंगे कि अच्छा अगर इन दोनों को मान लिया समरूप बनाना है, सिमिलर बनाना है, तो क्या करें। वहां से आपकी जो तीन कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की, वो तीनों निकाल दूंगा मैं। तो आप सिमिलैरिटी कल खुद निकालोगे, विजुलाइजेशन, देन कमिंग टू रिजल्ट्स। सो मैथमेटिक्स में हम आएंगे, बट उसकी मैथमेटिक्स आप खुद डिराइव करोगे, बिकॉज वंस यू हैव सीन इट यू जस्ट नीड टू राइट इट, दैट्स इट। सो यू विल लर्न सिमिलैरिटी लॉजिकली, और आपकी सिमिलैरिटी जो सिमिलैरिटी के नियम लगाने की स्पीड होगी ना, वो बाकी लोगों से बहुत तेज होगी। बिकॉज कई बार आप देखोगे कि ये ABCD में लिखूंगा ही नहीं, ABC लिखूंगा ही नहीं, मैं दो त्रिभुज बनाऊंगा एंड डायरेक्टली मैं बोल दूंगा दोगुना दोगुना खत्म, ऐसे। ये दोगुना है तो वो भी दोगुना होगा, ऐसे। जैसे हमने भी रावण वाला एग्जांपल लिया, कुंभकर्ण वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग थिंग्स इन अ करेक्ट वे, एंड दिस इज हाउ आई लर्नड इट बाय माय ओन। एंड वंस आई लर्नड इट, आपको बताऊं कि सिमिलैरिटी इतनी क्लियर हो गई मुझे कि उसकी मैथमेटिक्स भी मैंने अपने आप लिख दी, एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। सो कल उसके बारे में ही बात करेंगे और कंटिन्यू डिस्कशन। कल आपका सिमिलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंसी जिसको सर्वांग समता बोलते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, वो भी आपको कल समझ में आ जाएगा। देन सिमिलैरिटी की जो मैथमेटिक्स है वो भी लिखेंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स यूजफुल है, ऐसा नहीं है। ABC ट्राइंगल CAD के सिमिलर है, ये लिख पाना अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, बट आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, तो आपको पूरा 100% क्लियर होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो कंटेंट तो आज इतना ही पढ़ाना था, और थोड़ा माफ कीजिएगा, थोड़ी एनर्जी शायद कम थी आज मेरी, थोड़ा कंटिन्यूस मेरे पेट में दर्द बना हुआ है जब से मैंने क्लास शुरू किया, उसके पहले से ही बना हुआ है एक्चुअली, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्लास लें, क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर सिस्टम की क्लास 4 अपलोड करवा दो, ऐसा कैसे कि क्लास अपलोड नहीं है नंबर सिस्टम की 4, हाउ इज इट पॉसिबल? चेक करवा लूंगा मैं, बट ऐसा नहीं, नंबर सिस्टम की कोई क्लास मिसिंग नहीं है बेटा, नॉट मिसिंग। हाँ जी, 5-7 मिनट आप रुको, कुछ डाउट्स मैं देख लेता हूँ। एक्सरसाइज सेक्शन में अपडेट कर दीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज अपडेट सेक्शन में डाल दूँ, डलवा दूंगा। जो स्टोर वाले बच्चे हैं घबराए ना, जो उन्होंने इंडिविजुअल बैच लिया है उनके लिए मैं एक्सरसाइज कल PPT में ही ऐड कर दूंगा, आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ कल करवा दूंगा, मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। ट्रिगो की प्रैक्टिस शीट के लिए टीम को मैंने बोल दिया है, आज का टारगेट दिया था मैंने उनको, तो फाइल आई थिंक टिल शेयर, कल आपको वो भी दिलवा दूंगा। सनत जी, आपकी एज 28 है, आप SSC की तैयारी करना चाहते हैं, नंबर अभी कम आ रहे हैं। बेटा देखो सिंपल सी बात है, यू हैव टू इंक्रीज योर मार्क्स, आपको मेहनत की आवश्यकता है, 70 नंबर कम है, बिल्कुल कम है, बट आपको घबराना नहीं है। अगर आपका मन है कि मुझे निकालना है तो, और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो बिल्कुल आप मेहनत करिए। लर्न द कॉन्सेप्ट, पहले फंडामेंटली आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज 70 नंबर है तो मतलब यू नीड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो बैच के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उनको समझो, हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा। सो यू शुड नॉट वरी कि मेरा एक तुरंत एग्जाम आने वाला है या 3 महीने बाद CHSL है, तब तक मैं सब कुछ अच्छा कर लूँ, नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। तो यू गिव योर बेस्ट फाइट फॉर 2024 एग्जाम CGL के लिए, बेस्ट फाइट दो, दम लगा के मेहनत करो, और स्लोली आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, होगा बेटा। क्लियर? हाँ जी, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी करके समझ में आएगी।
ऑलराइट, जो भी आपके डाउट्स हैं ऐसे मतलब सवाल हैं वो कल ही करूंगा यार, अभी आज मतलब ऐसे इन जनरल डाउट है तो पूछ लो, या आज की क्लास से कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मुझे अभी, ठीक है। आज की क्लास का क्या है, क्या हुआ इसमें, ये आपने a प्लस सी और मल्टीप्लाई बाई बी कैसे किया यार। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है यार कि ये पूरी लंबाई बी है, अगर पूरा टोटल मुझे बी दिया है, टोटल भी दिया है ना, ये टोटल वैल्यू बी है, जैसे होता है ना कि टोटल मान लिया 10 रुपए और 10 रुपए को मुझे ए रेशियो सी के रेशियो में बांटना है, ए बटा ए प्लस सी इंटू बी बढ़ता है ना, टोटल से गुणा करते हैं ना, तो बी टोटल वैल्यू है ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के होमवर्क क्वेश्चन कब करवाएंगे, करवा देंगे, टेंशन ना लो, किसी दिन करवा देंगे, या तो कोई स्पेशल क्लास बुला के करवा दूंगा, अभी फरवरी में नहीं कराऊंगा, अभी ज्योमेट्री का फ्लो खराब नहीं करना है, सो लेट इट गो, कोई स्पेशल क्लास बुला लूंगा, एक फ्री स्पेशल क्लास उसमें करवा दूंगा, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में, याद दिला देना एक बार, ओके। और बताओ, सर मैंने बीटेक किया है, मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि सीजीएल के साथ जूनियर इंजीनियर की भी तैयारी करो, बाकी दोनों एग्जाम्स के सिलेबस बिल्कुल अलग है और मेरे से नहीं हो पा रहा है। यार ये बात आपने पिताजी को समझा दो, अगर आपको पता है आपसे नहीं हो पा रहा है तो उनको बता दो कि पापा देखो ऐसा है, दोनों चीजें करेंगे दोनों गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को एक चीज फोकस करना है बस। तो क्लियर कम्युनिकेशन रखो, इफ यू नो कि दोनों नहीं हो पा रहा है, दोनों के सिलेबस अलग है, तो एक चीज जो आपको करनी है, लेट्स से सीजीएल को प्रायोरिटी देनी, सीजीएल को प्रायोरिटी दो, ऐसा ना हो कि दो चीजें करने के चक्कर में दोनों हाथ से निकल जाए ना, ये चीज अपने पापा को समझाओ, पापा समझेंगे, ठीक है, क्लियर कि नहीं। पापा को क्या है कि उनको ये देखो पापा पापा लोग क्या ना थोड़ा वही सोचते हैं कि बच्चा का नौकरी कहीं ना कहीं लग जाए, उनको लगता है कई बार कि ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है ये कि एक एग्जाम के पीछे भाग रहा है, पता नहीं उसमें ना हो, तो उनका पॉइंट उनकी जगह सही है, आपका पॉइंट आपकी जगह सही है। अब कॉल आपको लेनी है कि मैं दोनों की नहीं कर सकता हूं, तो ये बात उनको अच्छे से समझा दीजिए, कई बार हम अच्छे से बात नहीं करते हैं, सही से समझाते नहीं है, इसलिए बातें अटकी रह जाती है, तो बहुत अच्छे से बैठ के पापा को अच्छे से समझा दो कि पापा देखो ऐसा ऐसा है, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस एग्जाम, आप मुझे इस बार सीजीएल के लिए फोकस करने दो पूरा, अगर मेरा नहीं हुआ ये भी बोलो उनको, तो अगली बार आप जो कहोगे करेंगे, लाइक दैट, तो दैट इज वेयर देयर इज अ कॉन्फिडेंस इन देम कि तुम पूरा टाइम देना चाहते हो इस एग्जाम को, सीजीएल को, तो कहेंगे ठीक है कर लो, तो अल्टीमेटली वो आपका भला ही चाहते हैं, तो वो चाह उनको ये लग रहा है कि अगर तुम 2 एग्जाम दोगे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो सच में कोई फायदा नहीं है ना। आप मेंसुरेशन कब कराएंगे प्लीज बताइए बॉस, अरे बाप रे नाम से डर गया मैं यार, ज्योमेट्री खत्म किए बगैर मेंसुरेशन नहीं हो सकती है, ठीक है, और ज्योमेट्री खत्म होने में भी मार्च लग जाएगा पूरा, ठीक है, ऑलमोस्ट, हाँ जी, ऑलमोस्ट मार्च लग जाएगा, तो अप्रैल में नंबर आएगा मेंसुरेशन का, हाँ जी, क्योंकि ज्योमेट्री पहले करेंगे पूरा, ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें, ट्राइंगल है, लेट से मार्च एंड में भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसा फ्लो रहता है, ऑल्दो हो मतलब अभी 5 क्लास हो गई ना, आज 3 और होनी है, तो 8 क्लास हम इधर ले लेंगे ना, हाँ तो मार्च एंड में नंबर आ सकता है मेंसुरेशन का, ठीक है, 8 इधर हो जाएगी और अगले महीने 20 क्लास तो हम लेंगे ही, तो 20 अगर लेंगे तो मार्च एंड तक नंबर आ सकता है, मार्च के लास्ट वीक तक, ठीक है। ट्रिगो के रूल्स रिलेटेड शीट भी आपको मिल जाएगी इस वीक में, सब मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी टीम को कम्युनिकेट कर दिया है, ठीक है, सो विल गेट इट, चलो बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।